तो आज के व्याख्यान का ये विषय जो है रक्त धातु। तो इसमें कुछ परिचित आपके संदर्भ हैं, वो पहले मैं आपके सामने रखता हूं। रक्त को जीव माना गया है। सुश्रुत सूत्र 14 के अंत में वो लिखता है कि रक्तम जीव इति स्थिति। फिर चरक जी ने उसको प्राणः शोणितम अनुवर्तते, प्राण जो है वो रक्त के पीछे पीछे चलता है। वाग्भट जी ने लिखा है कि जीवन कर्म रक्त का श्रेष्ठ है, प्रीणनम जीवनम। ये सारी बातें आपको पता है। तो जीवन कर्म का मतलब क्या है? जीवन कर्म का मतलब हमारे गुरुजी, मेरे जो अभी गुरुजी स्वर्गवास हुए, उनका वैद्य अनिल पानसे जी, उनके गुरुजी दीप्र गाडगीळ सर, और गाडगीळ सर के गुरु कोलटकर सर। तो कोलटकर सर के पास उनके घर में रह के जब मैं आयुर्वेद पढ़ता था, तो एक किसी चर्चा के समय उन्होंने कहा था, अभी ये बात है 1992 के पहले की, यानी आज से 30 साल पहले की। उस समय कैंसर की ट्रीटमेंट, कैंसर का स्वरूप, इसका जो ज्ञान था समाज में, मॉडर्न मेडिसिन में और आयुर्वेद में, वो काफ़ी प्राथमिक स्तर का था। आज जितना एडवांस मॉडर्न ऑन्कोलॉजी है उतना नहीं था। तो उस समय उन्होंने कहा था कि रक्त का जीवन कर्म जो है वो कैंसर के बारे में ऐसा समझना चाहिए कि कुछ पेशेंट को कैंसर नाम का डायग्नोसिस होता है और ट्रीटमेंट का कुछ कालावधि भी मिल नहीं पाता है, 2 महीने में, 6 महीने में एग्रीवेट होके वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे होते कि जिनका डायग्नोसिस होता है, ट्रीटमेंट चलती रहती है, उससे वो बाहर आते हैं, फिर कभी कभी सेकेंडरी जाती है, फिर ट्रीटमेंट चलती रहती है, लेकिन उनका मृत्यु नहीं होता है। वो एक याप्य रूप में उनका जीवन जो है वो चलता रहता है। कभी कभी 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल तक ये लोग थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज लाइफ स्टाइल को, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज लाइफ क्वालिटी के रूप में, लेकिन उनका जीवन चलता रहता है। तो ये 2 प्रकार के उस समय पेशेंट थे हमारे सामने। हमारा भी एडमिशन हो के 4-5 साल ही हुए, तो हमें भी उतना अनुभव नहीं था। लेकिन जब गुरुजी ने ये बात हमारे सामने रखी तो कुछ ठीक लगा ये कि हाँ, इस 2 प्रकार के पेशेंट हम देख रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ये विकृति इस प्रकार की है, जो मैंने आगे के वाक्य में लिखा है कि जब रक्तजन्य विकृति से ये कैंसर नाम की चीज शरीर में तैयार होती। देखिए, कैंसर का मॉडर्न का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत वास्ट है। उसका जो स्टेजेस है, ग्रेड्स है, क्लासिफिकेशन है। अकेले आप ब्रेस्ट कैंसर का भी अध्ययन करना चाहेंगे तो आपको सालों साल लग जाएंगे, इतना वो स्पेसिफिकेशन अभी हो गया है। लेकिन आज से 30-32 साल पहले आयुर्वेद के पास कितने कैंसर के पेशेंट आते होंगे, और उनको देख के हमारी दृष्टि से कोई संप्राप्ति उसमें प्रस्तुत करना, यही बड़ी बात थी। तो उस समय उन्होंने कहा कि ये 2 प्रकार के लोग हमारे पास आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि शुक्र की जब विकृति होती है तो ये लोग जो हैं ये बड़ी तीव्र गति से रिग्रेस होते हैं। आप डिसीज प्रोग्रेस कहिए, लेकिन जब डिसीज प्रोग्रेस होता है तो जिंदगी रिग्रेशन में चली जाती है। तो ये बड़ी तेजी से रिग्रेशन में चले जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन जब ये विकृति शुक्र की बजाय रक्तदुष्टि स्वरूप होती है तो इनका रिग्रेशन जो है या डिसीज प्रोग्रेशन जो है ये शुक्र दृष्टि की तुलना में स्लो होता है। देखिए, अभी ये कोई सिद्धांत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक हमारे महागुरु, यानी मेरे गुरुजी के गुरु, जब उनका 1992 में एक्सीडेंटल देहांत हुआ तो उनके श्रद्धांजलि स्वरूप एक लेखों का संग्रह, आर्टिकल का संग्रह प्रिंट हुआ था। उसमें मेरा भी एक आर्टिकल था। उसमें पहली बार मैंने कोलटकर सर के लिए महागुरु शब्द का प्रयोग किया था और जिसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि मेरे गुरुजी के गुरु है। तो ऐसा एक विलक्षण विचार करने वाला वो वैद्य था। तो उन्होंने ये 2 बातें रखी कि अगर शुक्र विकृति से कैंसर होता है तो बड़ी तेजी से बढ़ता है, और रक्त विकृति से होता है तो वो स्लोली प्रोग्रेस होता है। अभी उसके पीछे उनका विचार क्या था? तो उनका ये कहना था कि एक मातृबीज और पितृबीज एक साथ आने के बाद अगले 280 दिनों में एक नया शरीर जन्म लेता है। तो उसका जो बढ़ने का वेग है, उसकी जो गति है वो बड़ी तीव्र है ना, फास्ट है वो। अगर आप मॉडर्न के रूप में देखेंगे तो उसको मियोसिस माइटोसिस के रूप में आप जानते हैं कि कितनी तेजी से वो मल्टीप्लाई होता है और बढ़ता है।
तो ये जो नियोप्लाज्म होता है ये कितनी गति से बढ़ेगा, ये शुक्र विकृति है या रक्त विकृति, इस पर निर्भर करता है। तो शुक्र विकृति अगर हो तो उसका डेवलपमेंट जो है, उसका जो म्यूटेशन है, उसके जो सेकेंडरीज है, उसका जो मेटास्टेटिस है, वो बड़ी तीव्र गति से होता है, आपको अनएक्सपेक्टेड होता है, और पेशेंट जो है वो 6, 7, 8 महीने में मृत्यु को प्राप्त होता है। तो रक्त में ऐसा क्यों नहीं होता, या जिन पेशेंट में ये कई सालों तक चलता रहता है वो इस प्रकार से तीव्र गति को क्यों प्राप्त नहीं होते? उसका उनका जो आकलन था वो इस प्रकार से था कि रक्त का कर्म जीवन कर्म है। जीवन कर्म का मतलब होता है कि हर धातु के हर कण को परमाणु भेदेन अपरिसंख्या भवंती, शरीर में जो चीजें हैं वो है ना, तो हर धातु के हर कण का एक अपना लाइफ स्पैन है, एक अपना जीवन काल है, और ये जीवन काल तब तक होना, उस जीवन काल का उतना निर्धारण होना, उस जीवन काल का उतना उस कण के द्वारा यापन होना, उस जीवन काल तक उस कण का अस्तित्व होना, यह रक्त पर निर्भर होता है। क्योंकि रक्त उसको वो प्राण शक्ति देता है, प्राणः शोणितम अनुवर्तते, वो जो प्राण है, वो जो जीवन है, वो रक्त वहां तक पहुंचाता है। अभी नहीं पहुंचाए तो क्या हुआ, मर जाएगा, ये आसान बात है ना। मान लो उल्टा हुआ कि रक्त का जीवन कर्म हाइपो में चला जाने के बजाय हाइपर में चला गया, यानी ये रक्त की विकृति ऐसे हो गई कि वो जीवन कर्म को निश्चित काल से पूर्व, निश्चित काल के पहले समाप्त करने की बजाय अगर उसने वो जो विकृति है इस प्रकार से हो गई कि वो जीवन काल बढ़ गया विकृत रूप में, तो क्या होगा? तो हमारे गुरुजी का कहना था कि तो वो जो जीवन काल है जो बढ़ गया है, निश्चित निर्धारित काल से ज्यादा हो गया है, हाइपर हो गया है, अतियोग हो गया है जीवन के काल का, जीवन कर्म का, वो भी विकृति ही है। विकृति द्विधा क्षयो वृद्धिश्च, है ना। तो यहां पर जीवन कर्म नाम की चीज वृद्ध हो गई, बढ़ गई, जो अनावश्यक है, जो अवांछित है, जो अनपेक्षित है ना। तो आप कैंसर का डेफिनेशन क्या करते हो? अनवांटेड अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स, है ना, वो अनवांटेड है, अनलिमिटेड है। वैसे ये जीवन कर्म अनवांटेड होता है और अनलिमिटेड होता है, किंतु उसकी गति शुक्र की तरह नहीं होती। तो जो धातुकण शरीर से उतने काल में चले जाने चाहिए थे वो नहीं जाते हैं, वो वैसे ही बने रहते हैं, और नए तो बनते ही रह रहे हैं। तो पीछे से नए लोग आ रहे हैं और जिनको उतर के जाना चाहिए था वो नहीं जा रहे हैं। तो देयर इज ए पैसिव ग्रोथ ऑफ सेल्स विच इज अगेन अनवांटेड, बट द स्पीड इज नॉट दैट मच एज कंपेयर टू शुक्र विकृति। समझ रहे? अभी देखिए ये संकल्पना है, ये आकलन है, और ये सत्य होता हमें दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो दीर्घकालीन जीवित रहने वाले लोग हैं कैंसर की ही डायग्नोसिस के, वो मर नहीं रहे हैं, उनमें डिटोरिएशन जो है वो बड़ी तेजी से नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि चिकित्सा का अवसर ही नहीं मिलता है। तो ये क्या कारण है उसके? तो शुक्र भी एक नए जीव को निर्माण करता है, रक्त भी एक जीवन कर्म नाम की चीज करता है। तो जब ये जीवन कर्म अवांछित रूप से वृद्ध होता है तो एक पैसिव वृद्धि होती है शरीर में, और उस वृद्धि के कारण आपको वहां पर चीजें दिखाई देती। ऐसा एक उनका आकलन था। तो रक्त के जीवन कर्म की ओर देखने का ये एक अलग नजरिया है। और ऐसे वृद्धि में आप क्या करते हो? वृद्धारासयितव्याः। और ऐसी स्थिति में उन्होंने कुछ लोगों को रक्त मोक्षण का भी उपाय सुझाया, वो किया, और उसके अच्छे परिणाम आए। जब हम आयुर्वेद में अच्छे परिणाम आते हैं तो लोग हंसते हैं, क्योंकि हम डाटा नहीं मेंटेन कर पाते, क्योंकि हम डेडिकेटेड कैंसर के चिकित्सक नहीं हैं। हमारे पास 100 पेशेंट आएंगे महीने में, तो उसमें से शायद 7, 8 या 10 कैंसर के पेशेंट होंगे, उसमें से 5 तो शुक्र विकृति के होंगे, 5 रक्त विकृति में होंगे। उस रक्त विकृति में अगर किसी का बल ठीक है तो उसको हम शोणित की शुद्धि का, रक्त मोक्षण का उपाय बताएंगे। तो ऐसी स्थिति में डाटा मेंटेन होना, उसका स्टैटिस्टिकल वैल्यूएशन होना, ये दुरापास्त होता है ना। तो इसीलिए जो गुरुजी ने आकलन रखा हमारे सामने, वो पिछले 30 साल से हम देख रहे हैं कि वो सही उतरता है। किंतु उसका पेपर प्रेजेंट करो, उसका स्टैटिस्टिकल डाटा बनाओ, उसका रिसर्च लिखो, ऐसा नहीं हो सकता। उसका ये कारण है, आज भी आप जो देख रहे हो सिनेरियो, उसमें हम कुछ ठोस रूप में नहीं बता पा रहे हैं।
क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि हर एक की आकलन की स्थिति अलग है, हर एक का ड्रग सिलेक्शन अलग है, हर एक व्यक्ति जो फेस कर रहा है वो अवस्था अलग है। इस कारण से क्या होता है कि हम सब्जेक्टिवली बोलते हैं कि अच्छे परिणाम मिले, और अच्छे परिणामों को हम संख्या के रूप में ऑब्जेक्टिवली प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तो आज तक तो आपने जो अनुशास्त्रम में देखा उसमें बहुत सारे बाह्य उपक्रम देखे। मैं इनको क्या कहता हूं? बहिप्रणिधानम। 3 प्रकार के उपाय है ना, अंतःप्रणिधानम, बहिपरिमार्जन एंड शस्त्रम। तो बहिपरिमार्जन है ये। तो बहिपरिमार्जन के उपायों की अपनी एक मर्यादा होती है। अब कितना भी उसको एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में देख लो, किंतु बाह्य उपचारों की एक मर्यादा होती है। वो मर्यादा जो है वो प्रायः लाक्षणिक उपशम तक होती है, वो संप्राप्ति भंग तक प्रायः नहीं जाती है। जितना अभ्यंतर अंतःप्रणिधान नाम की जो चीज है उसका महत्व है, उसका वीर्य है, उसकी पहुंच है, उसका स्कोप है, उतना वही प्रणिधान करने, ऐसा मेरा वैयक्तिक मत है। तो इस कारण से जब हम रक्त विकृति जन्य कुछ कैंसर के पेशेंट में रक्त मोक्षण का प्रयोग करके उनके लक्षणों को, उनके रिपोर्ट्स को सुधार पाते हैं, उनके लाइफ क्वालिटी में कुछ अच्छा कर पाते हैं, तो वो एक कंसिडरेबल और ध्यान देने योग्य बात है। ऐसा एक है। एक ये अलग चीज जो आज तक के अपने कोर्स में शायद नहीं रखी गई, कुछ अलग थी, मेरी अपनी नहीं है, मेरे गुरुजी की है, और हमने वो करके देखा है पिछले 30 सालों में, इसलिए आपके सामने रखा। ठीक है। अभी दूसरा एक बात देखिए कि ज्वर की जो साध्य साध्यता है, धातुगत ज्वर की साध्य साध्यता, ये एक प्रक्षिप्त श्लोक है चरक संहिता में। उसमें लिखा है रसरक्ताश्रित साध्य मांसमेदो गतश्चयः अस्थिमज्जागतः कृच्छ्रः शुक्रस्थो नैव सिद्ध्यते। तो 4+2+1 इस प्रकार की यह साध्य साध्यता है कि पहले 4 धातुओं में प्रायः विकार साध्य होता है, आगे की 2 धातुओं में वो कृच्छ्र साध्य होता है ना। अस्थिमज्जागतः कृच्छ्रः, लेकिन साध्य होता है ना, कृच्छ्र साध्य भी साध्य का एक प्रकार है। देखिए, यानी आप शुक्रगत विकृति होने तक चीजों को रिवर्स में ला सकते हैं। पहले 4 धातुओं में वो सुख साध्य है, आगे के 2 धातुओं में वो कृच्छ्र साध्य यानी साध्य ही है, चाहे भरसक प्रयत्न करने पड़े। और अंतिम धातु जो है शुक्रस्थो न एव सिद्ध्यति, न एव सिद्ध्यति के भी 2 अर्थ होते हैं। नैव सिद्ध्यति का मतलब वो असाध्य, असाध्य के भी 2 प्रकार है, एक याप्य है और एक प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष में शायद आपके पास कोई स्कोप नहीं है, लेकिन याप्य में आप उस पेशेंट को सालों तक मेंटेन करके रख सकते हैं। तो ये कैंसर की जो संप्राप्ति थी उसको शुक्र विकृति के रूप में हमारे सामने रखा गया था। वो आज का विषय नहीं, इसलिए उसको विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो शुक्रगत विकृति होने के बावजूद याप्यत्व के रूप में आप कैंसर को मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा जो पहले बताया कि रक्त की जीवन कर्म की विकृत वृद्धि के कारण जो बनते हैं उसको तो आप साध्यता तक ले के जा सकते हैं। ठीक है। आगे